अगोरा एडवाइजरी को लेकर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। और मामला ये है कि अगोरा एडवाइजरी में सेबी चीफ के पास उसकी 99% स्टेक है, हिस्सेदारी है। और जबकि उनके पति यानी धवल बुच इस कंपनी में डायरेक्टर हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या कोई शख्स सेबी चीफ के पद पर रहते हुए किसी कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो सकता है? क्या क्या कंपनी चलाने की इजाजत है? देखिए, यहाँ पे कई एस्पेक्ट आपने जोड़ दिए हुए हैं। हम्म। मैं सबसे लास्ट पॉइंट पे आऊंगा। क्या कंपनी चलाने की इजाजत है? तो एज ए एक्टिव पर्सन कंपनी चलाने की इजाजत ना है ना हो रही होगी, क्योंकि माधवीपुरी बुक अपना सेबी चेयरपर्सन का रोल निभा रही हैं। वो कंपनी में ना जाती होंगी ना कुछ करती होंगी। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए, एक इमेजिनेशन कर लीजिए कि कल को एक बड़ा उद्योगपति है और जी। उनका जो पुत्र या पुत्री जो है वो बिजनेस में नहीं जाना चाहते हैं और वो अपना ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं। तो क्या आप बोलेंगे कि भाई आप अपने खानदान के सारे इन्वेस्टमेंट को बेच दो और पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा करो, तब आप सेबी के चीफ बन सकते हैं या सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं या ब्यूरोक्रेट बन सकते हो? तो ये जो कंपनी है, ये वो सेबी ज्वाइन करने के पहले से चला रही थी। हम्म। लेकिन उन्होंने डिक्लेयर, जब जो हम सेबी ज्वाइन करते हैं तो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिक्लेरेशन देना होता है। उन्होंने ये डिक्लेरेशन जरूर दिया होगा कि मैं इसको 99% ओन करती हूँ। उन्होंने ये भी डिक्लेरेशन दिया होगा कि जब मैं इस कंपनी, जब सेबी में कार्यरत रहूंगी, तो मैं इस कंपनी से किसी तरह का नाता एक्सेप्ट शेयर होल्डिंग नहीं रखूंगी। ना मैं उस कंपनी के ऑपरेशन से मतलब रखूंगी, ना उस कंपनी के रेवेन्यू से मतलब रखूंगी, ना उस कंपनी के क्लाइंट से बात करूंगी। तो ये जरूर डिक्लेरेशन दिया होगा। और जहां तक हम सब लोग जानते हैं मैडम बुक को, हम्म। वो इस मामले में बहुत ही सावधान रहती हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो 99% इक्विटी है, हम्म। इसलिए उन्होंने वो कंपनी चला नहीं, इसलिए सेबी के पद पे नहीं रह सकती हैं, ये एक गलत बात है। बिल्कुल सर, क्योंकि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आज आया है सेबी चीफ माधवी पुरीबुच और उनके पति धवल बुच के द्वारा, उसमें भी ये कहा गया कि उनकी जिंदगी, आर लाइफ्स एंड फाइनेंशियल्स आर एन ओपन बुक, हमारी जिंदगी और फाइनेंशियल एक खुली किताब है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये डिस्क्लोजर दिया होगा, तो हम यही मान के चल रहे हैं। लेकिन सर अब दूसरे आरोप पर आते हैं, ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कई आरोप लगाए गए हैं, धवल बुच के ऊपर भी और माधवीपुरी बुच के ऊपर भी। एक तो सबसे पहला आरोप ये लगा है कि ब्लैक स्टोन में उनके पति 2019 से सीनियर एडवाइजर के रूप में कार्यरत है और वरिष्ठ सलाहकार है ब्लैक स्टोन में। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि उनके पास इनकी एक्सपर्टीज है नहीं। उन्होंने कभी रियल स्टेट में और पूंजी बाजार में कभी ऐसे रोल का काम किया ही नहीं है। तो ये ब्लैक स्टोन में एज ए सीनियर एडवाइजर काम कैसे कर सकते हैं? दूसरा आरोप यह है कि माधवी रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस में रीट्स को प्रोडक्ट ऑफ फ्यूचर बता चुकी हैं और सेबी ने इस दौरान रीट्स को लेकर नियमों में भी काफी बदलाव किए हैं। तो जिससे ब्लैक स्टोन जैसी फर्मों को फायदा हुआ है। तो क्या उनको उस वक्त ये बताना नहीं चाहिए था कि उनके पति जो हैं वो ब्लैक स्टोन में सीनियर एडवाइजर के पद में कार्यरत है? देखिए, ये बहुत आसान होता है हम्म। कि आप मेरे 100 टीवी इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू का एक पोर्शन पकड़ के बोले कि आपने बोला था कि ये चीज सही है या गलत है। जी। माधवीपुरी बुक, अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, उन्होंने बोला कि रिटेल इन्वेस्टर को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब क्या मैं निकालूं कि जो उनके जान पहचान का ब्रोकर है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता है, इसलिए वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बंद करके कैश सेगमेंट को प्रमोट कर रही हैं? उनके आप 1,000 स्टेटमेंट देखेंगे जो उन्होंने बोला है कि डेट मार्केट को प्रमोट करना चाहिए। तो हम बोले कि वो किसी ब्रोकर को, जो डेट वाला ब्रोकर उसके साथ जुड़ी हुई है, वो म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने की बात करती है कि लोगों को म्यूचुअल फंड में, तो किस म्यूचुअल फंड में उनकी कौन सी हिस्सेदारी, ये पता करना चाहिए। देखिए, जब हम एक रेगुलेटरी पोस्ट पे हैं तो हमको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना पड़ता है मार्केट का। ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली जिस प्रोडक्ट से चिढ़ता हूं तो मैं उसको प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करूं, जिसको से, या मैं किसी एक आदमी को लाइक करता हूं तो उसको प्रमोट करूं। ऐसा कोई रेगुलेटर कर नहीं सकता है और सिस्टम अलाउ नहीं करता है।
दूसरी बात जो एक एलिगेशन है कि उन्होंने रीट्स में बहुत चेंज किए। तो मेरा दो सवाल है, आप हिंदुस्तान में कितने रेगुलेटर हैं? एक आरबीआई है, एक आईआरडीएआई है, एक सेबी है, एक एमसीए है, और बाकी आईबीबीआई है, बाकी कई सारे रेगुलेटर हैं। आप मुझे एक रेगुलेटर बताइए जिसका वर्किंग प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट हो, जो हर लॉ बनाने के पहले कंसल्टेशन पेपर इशू करे। अब आपका कहना है कि जो कमेटी में लोग होते हैं वो भी मादरीपुरी बुक के चाबुक से चलते हैं, फिर वो रिपोर्ट बनाते हैं, तो फिर मादरीपुरी बुक की चाबुक जो है सारी जनरल पब्लिक के ऊपर चलती है कि वो उसी तरह के रिकमेंडेशन देते हैं। तो फिर स्टार्ट तो मादरीपुरी जो है दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान हुई कि वो हर एक को कंट्रोल कर सकती हैं। अब रही बात, क्या मिस्टर बुक का एक्सपर्टाइज है कि नहीं है? मेरे दो मानने हैं इसमें। एक तो हमको तथ्य नहीं मालूम है कि मिस्टर बुच का क्या रोल है ब्लैक स्टोन में, उन्होंने क्या किया, क्या अचीव किया, बिल्कुल मान्य। तो इसके बेसिस पे अगर हम उनको बोले कि वो कम्पिटेंट नहीं है या इनकम्पिटेंट है या उनको सिफारिश से नौकरी मिली, ये एक गलत चीज होगी। दूसरा है, आप ये सोचिए कि जो इंसान 30-35 साल हिंदुस्तान लीवर में ग्लोबल सोर्सिंग एंड उसका स्ट्रेटजी का लीडर रहा हो, उसको 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 क्या मादरीपुरी बुक की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी? ये तो भी हंसने वाली है। अब आइए आगे की बात, कि जो ये रीट्स हैं, ये रीट्स एक बहुत ट्रांसपेरेंट मेथड है और ये किसी भी तरीके से कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। अब मैं आपसे जो रेगुलेटर की बात कर रहा था कि क्या आज तक आरबीआई ने एक भी ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है कि यस बैंक की फेलियर में उनका क्या फेलियर था, या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में उनका क्या फेलियर था, या डीएचएफएल के फेलियर में उनका क्या फेलियर था? आरबीआई कोई भी नियम जो है कंसल्टेशन पेपर से ये तो बनाता नहीं है, और अगर कंसल्टेशन पेपर रिलीज करता है तो उसमें क्या हुआ ये भी किसी को नहीं बताता है, वो सब चलते हैं। इसी तरह आईआरडीए है, बाकी लोग हैं। सेबी एक अकेला रेगुलेटर है जिसको हर रोज कोई ना कोई कोर्ट में घसीट के ले जाता है। ना आरबीआई को आज तक किसी ने कोर्ट में घसीटा, एक्सेप्ट एक आध दो। तो ये मैं बोल रहा हूं कि सेबी एक बहुत प्रोमिनेंट रेगुलेटर इसलिए है कि सिक्योरिटीज मार्केट इज सम सॉर्ट ऑफ ए फैंसी मार्केट। तो इसमें सबको कोई ना कोई लगता है कि इसको पकड़ो जो है, और यहाँ पे सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट यही है कि ये लोग जितने भी रिपोर्ट निकालने वाले, इनका एम यह है कि किसी ना किसी तरीके से हम सिस्टम को डिसरप्ट करें। और मेरा ये मानना है कि आप कुछ भी कर लो, सिस्टम डिसरप्ट नहीं होने वाला है, कि सारी जनता बहुत समझदार है, आपकी नीयत को समझती है आप क्या करना चाहते हो। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।